हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो वीपीडीओ और पटवारी के होने वाले री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को डेली स्टडी विद एम के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लास का पार्ट 5 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखिए, इससे पहले आप सभी को 4 पार्ट प्रोवाइड कराए गए थे, जिसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट आप लोगों को दिया है। अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, आप स्टडी विद एम पर विज़िट करके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम हिंदी डिस्कस करेंगे और हिंदी के साथ साथ यहाँ पे जीएस भी आपको कराई जाएगी और क्वेश्चन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हर क्लास में बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी बताए जाएंगे। आज की ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप लोग हो सके तो कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें इस क्लास को देखने के लिए। इससे जितने भी आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा, जिससे आपके फैक्ट क्लियर होते चले। तो अगर क्वेश्चन आपसे कोई भी आयोग पूछता है, आप लोग अपना करेक्ट आंसर लगा पाएँ, इसलिए आप लोग इन्हें नोट डाउन करते चलिएगा। अगर आप लोगों का आगामी कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी क्लास हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप सभी लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को क्विज़ कराई जा रही है और जितनी भी इम्पॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं यहीं पे हम शेयर करते हैं। स्टडी विद एम नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसे समझिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाऊंगी और हो सके तो इन फैक्ट को आप लोग नोट डाउन करते चलिए, ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग करेक्ट करके आ पाएँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं भाषा की बात करती हूँ। भाषा क्या है? देखिए, भाषा क्या होती है? जब किसी उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना विस्तृत रूप में होती है, वो भाषा आपकी कहलाती है। और आपने नाम सुना होगा जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, इन्होंने वर्ष 1894 ईस्वी में भारतीय भाषा जो है इसका सर्वेक्षण किया और इस सर्वेक्षण के तहत उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम क्या है? ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी ये रचना है जॉर्ज ग्रियर्सन की, जिसका नाम है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ। तो इसे नोट कर लीजिएगा, कई बार आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हिंदी भाषा के प्रमुख प्रकारों की अगर मैं बात करती हूँ, तो हिंदी भाषा के प्रमुख प्रकारों को उपभाषाओं और बोलियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और मुख्य रूप से हिंदी में 5 उपभाषाएं होती हैं। तो 5 उपभाषाओं में बटी हुई है हिंदी, ये आपको याद रखना है। पहली उपभाषा है इसमें से पश्चिमी हिंदी, दूसरी है आपकी पूर्वी हिंदी, तीसरी हो गई आपकी राजस्थानी हिंदी, चौथी है आपकी बिहारी हिंदी, जबकि 5वीं है आपकी पहाड़ी हिंदी। तो 5 उपभाषाओं में बटी हुई है हिंदी, ये आपको याद रखना है।
अब क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपकी तेलुगु जो भाषा है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बांगड़ नहीं, ये बांगरू है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बांगरू जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और पश्चिमी हिंदी में जितनी भी बोलियां आती हैं उन सभी का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। और इस हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी 5 बोलियां हैं? एक तो है आपकी कौरवी, दूसरी है आपकी ब्रजभाषा, तीसरी है आपकी हरियाणवी, चौथी है आपकी बुंदेली, और 5वीं हो गई आपकी कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? कौरवी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, ये ध्यान रखेंगे। और हरियाणवी जो बोली है आपकी, इसी को ही बांगरू भी कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए बांगरू या फिर हरियाणवी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और देखिए, कानपुर, इटावा, पीलीभीत में आपकी बोली जाती है ये बांगरू या फिर हरियाणवी। बात करती हूँ मैं अवधी की, तो अवधी आपके ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की ये बोली है अवधी। और पूर्वी जो हिंदी है इसका उद्भव कहाँ से होता है पूछ लिया जाए, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है। पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं। एक तो है आपकी अवधी, दूसरा बघेली और तीसरा है छत्तीसगढ़ी। तो ये आपको याद रखना है। अवधी बोली का जो मुख्य केंद्र है, कहाँ पर ये बोली जाती है? ज़्यादातर अयोध्या में ये बोली जाती है। आपने एक नाम सुना होगा मलिक मोहम्मद जायसी, तो इनकी रचना है पद्मावत। मलिक मोहन जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत। और तुलसीदास की जो रामचरितमानस है ये किस भाषा में रचित है? अवधी भाषा में रचित है। और अवधी की पहली रचना कौन सी है ये भी पूछी जा सकती है। अवधी की पहली रचना है चंदायन अवधी की पहली रचना है, या फिर इसको लोर कहा जाता है। लोर कहा भी इसी को ही कहा जाता है। और इसके रचनाकार कौन थे? मुल्ला दाऊद। तो मैंने आपको पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी बहुत डिटेल से समझाया। अगर आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आई होप आप करेक्ट कर पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ढूंढानी बोली है, तो देखिए ढूंढानी बोली जो है ये पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी जो है आपकी 5 उपभाषाओं में बटी हुई है। मैंने आपको पहले बताया, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी हो गई। तीसरे नंबर पे थी राजस्थानी हिंदी। तो यहाँ पे राजस्थानी जो हिंदी है ये भी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी कई तरह से बटी हुई है। तो पूर्वी राजस्थान की ये बोली है आपकी ढूंढानी, ये ध्यान रखना है। राजस्थानी हिंदी की अगर मैं बात करती हूँ, राजस्थानी हिंदी के बारे में थोड़ा सा आप किससे डिस्कस कर लेती हूँ। राजस्थानी हिंदी का जो उद्भव होता है वो कहाँ से? शौरसेनी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ। और राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी? एक तो है आपकी मारवाड़ी, दूसरा है आपका जयपुरी या फिर ढूंढानी इसे कहते हैं, तीसरा है आपका मेवाती, नोट करते चलिए, चौथा है मालवी। तो राजस्थानी हिंदी की 4 प्रमुख बोलियां हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं साफ साफ। पहला है आपका मारवाड़ी, दूसरा है जयपुरी या फिर
ढूंढानी, तीसरा है आपका मेवाती और चौथा है आपका मालवी। देखिए जो मारवाड़ी है ये आपके पश्चिमी राजस्थान की बोली है, ढूंढानी आपके पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली हो गई, और मेवाती ये कहाँ पर बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में ये बोली जाती है, दक्षिणी में बोली जाती है आपकी मालवी। और मुख्य केंद्र है पूर्वी, जो ढूंढानी का मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है, जयपुर में। जयपुर में बोली जाती है ढूंढानी बोली, या फिर जयपुरी बोली भी इसे कहा जाता है। और ये बोली अजमेर, किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। तो देखिए यहाँ पे बहुत डिटेल से मैं समझा रही हूँ कौन सी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल था। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है। देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर मैं बात करती हूँ तो विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना है। तो पहला अगर हिंदी सम्मेलन पूछा जाए कहाँ पर हुआ था, पहला हिंदी सम्मेलन आपका 10 से 14 जनवरी को हुआ था। कहाँ पर, 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ था नागपुर में। नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आपके हुआ वर्ष 1976 ईस्वी में। कहाँ पर, पोर्ट लुइस मॉरिशस में, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ऐसे ही तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आपके वर्ष 1983 में हुआ नई दिल्ली में। चौथा हुआ आपके वर्ष 1993 में। कहाँ पर, मॉरिशस में। ऐसे ही पांचवा हुआ आपका, पांचवा हिंदी सम्मेलन 1996 में। कहाँ पर, त्रिनिदाद और टोबैगो में। छठा आपका लंदन में हुआ। सातवां सूरीनाम में। आठवां हुआ आपका न्यूयॉर्क में। नौवां जोहान्सबर्ग में। 10वां हिंदी सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ, 2015 में ये हुआ था। कहाँ पर, भोपाल में। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा जो भी मैं बता रही हूँ, हो सकता है आयोग आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये आपके कहाँ पर हुआ था, वर्ष 2018 में ये आयोजित हुआ। और कहाँ पर, पोर्ट लुइस मॉरिशस की एक राजधानी है, तो यहाँ पर ये हुआ था। तो मॉरिशस यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, ये 2021 में हुआ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश के देवास में। और अभी तक मॉरिशस में 3 बार विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, देखिए आपका ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर नागरी, फिर देवनागरी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर क्या होते हैं, बताइए पश्च स्वर क्या होते हैं। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं पश्च स्वर क्या होते हैं। आपको तब तक मैं देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आयु क्वेश्चन पुटअप करे तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। देखिए हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उससे कहा जाता है देवनागरी लिपि। और ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। देवनागरी लिपि नागरी लिपि के पश्चिमी शाखा के प्रमुख लिपि है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं 9वीं शती के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में मिलता है। और जो देवनागरी लिपि है ना आपके, ये कहाँ से, बाएं से, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्च स्वर आपको आया आप लोगों को। देखिए पश्च स्वर क्या होते हैं, जो स्वर बोलते समय जीभ का पिछला भाग इस्तेमाल होता है। जिस स्वर को बोलते समय जीभ का पिछला भाग इस्तेमाल होता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। तो आपके आ, उ और
ऊ, ऊ, ओ, ये सभी आपके कौन से हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। तो आ इसमें पश्च स्वर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपका हो जाएगा कंठ्य, तालव्य, वत्सरीय, दंत्य और ओष्ठ, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उनके स्नेह की अंत स्थलीय सरिता मुख मुद्रा को स्पष्ट झांक रही है। तो अंत स्थलीय यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? अंत स्थलीय, इसको करेक्ट कर लीजिए, मैं नोट करा दे रही हूँ आपको। इस शब्द की जगह पर क्या आना चाहिए था? अंत स्थलीय, यानी कि शुद्ध शब्द आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रावण का सही संधि विच्छेद है। श्रवण का सही संधि विच्छेद होता है श्रो धन अन, श्रोधन अन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? देखिए हिंदी में कृत प्रत्यय कितने होते हैं? 42 होते हैं। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या फिर धातु से जोड़े जाते हैं, ये कृत प्रत्यय आपके कहलाते हैं। और हिंदी में आपका अ, अन, अना, इस तरीके से 42 कृत प्रत्ययों की संख्या है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तुर्की भाषा का शब्द इनमें से है सौगात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 की अगर मैं बात करती हूँ तो 343 के तहत राजभाषा क्या होगी? हिंदी और लिपि होगी देवनागरी। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा व संसद की समितियों का उल्लेख है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 के तहत राज्यों के बीच या संघ व राज्यों के बीच शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषा वही होगी जो संघ की होगी। और अनुच्छेद 348 में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अधिनियमों व विधेयकों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। और अनुच्छेद 351 की अगर मैं बात करती हूँ तो 351 में हिंदी विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख है। और संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो ये याद रखना है, राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक व 8वीं अनुसूची में किसका? राजभाषा का उल्लेख किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। देखिए इंद्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा इनमें से? बताइए। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए इंद्र का पर्यायवाची आपका हो जाएगा मधवा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंद का विलोम होता है द्रुत। अगला देखेंगे, पशु शब्द का विशेषण है। तो देखिए पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, ये क्या कहलाता है? पदावनति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है, तो यहाँ पे शीर्षक को चयन यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका अशुद्ध भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजारे लगे बड़ो अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखिए तब होता है जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। यहाँ पे आपका कुल की बात करी गई है, तो कुल एक तो आपका कुल का अर्थ होता है परिवार या फिर वंश, दूसरा अर्थ यहाँ पे दिया गया है पूरा या फिर संपूर्ण। तो एक ही शब्द में कुल के 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। निराला जी जो हैं ये मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और निराला जी को महाप्राण उपनाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए छायावाद का महेश इन्हें कहा जाता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को, और छायावाद का विष्णु कहा जाता है किसे? सुमित्रानंदन पंत को। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, आप लोग लाइक जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा सेशन को जितना आप लोगों से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो ये कृति है जयशंकर प्रसाद की। जनमेजय का नाग यज्ञ ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। जयशंकर प्रसाद का ये क्या है? नाटक है। ये जयशंकर प्रसाद जो हैं इन्होंने कितने नाटक लिखे हैं? 13 नाटकों की इन्होंने रचना की है, जिसमें प्रमुख कौन कौन से है? देखिए स्कंदगुप्त, नोट कर लीजिएगा, स्कंदगुप्त इनके द्वारा रचित नाटक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त नोट कर लीजिएगा, मैं बता रही हूँ आपको। चंद्रगुप्त के अलावा है आपका कामना, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री। इसके अलावा एक है जनमेजय का नाग यज्ञ और विशाख सज्जन और एक घोट। ये इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। 13 नाटकों में से कुछ मैंने बता दिए, तो आपको याद रखना है इन्होंने 13 नाटकों की रचना करी मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया? तो हाल ही में तो नहीं कहेंगे, तो किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है ये बताना है। तो ये था आपका अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेज़बानी किसने करी? तो ये करी थी किसने? भारत ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये लिपि थी आपकी खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी थी? तो ये धारणा है कर्मवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 घटनाएं दी गई हैं, इन पर विचार करना है और कौन सी घटना इसमें पहले हुई, काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था आपके
1194 से लेकर 1220 के मध्य ये हुआ था। फिर आपके फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी 1388 में। फिर आपके विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल हुआ था 1509 से लेकर 1529 तक, और लास्ट में पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ था वर्ष 1498 ईस्वी में। तो आपके इस हिसाब से कैसा हो जाएगा, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा जो गीत है ये लिखा था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। कब लिखा? वर्ष 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले का संबंध है अंग्रेजी शिक्षा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। खिलाफत जो आंदोलन था इसका आरंभ किसने किया? अली बंधुओं ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1919 में हुआ और इसमें मुख्य रूप से अली बंधु कौन थे? एक तो मोहम्मद अली थे, इनमें देखिए मोहम्मद अली थे और दूसरे थे आपके शौकत अली। तो ये मोहम्मद बंधुओं ने इसे शुरू किया, बाद में महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां कौन थे? तो आपका जर्मनी, इटली और जापान करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या था बताइए? आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार थी जिसने कवच कुंडल अभियान शुरू किया वर्ष 2021 में। अगला क्वेश्चन है, खंगचेनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है? जनगणना 2011 के आधार पर बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो स्टील सिटी राउरकेला जो है ये है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। सॉरी, हिमाचल प्रदेश में नहीं, उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है स्टील सिटी राउरकेला। और कहाँ पर? उड़ीसा नदी में, उड़ीसा राज्य में किस नदी के किनारे? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं किस जनजाति के लोग बताइए? बुशमैन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर स्थित है। आपके कैस्पियन सागर कहाँ पर स्थित है बताइए? कैस्पियन सागर आपके रूस ईरान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया और यह है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। सतह से सतह पर, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित नहीं है। देखिए अर्जेंटीना में जो घास के मैदान होते हैं इनको क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है। और ब्राज़ील की अगर मैं बात करती हूँ तो ब्राज़ील में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है?
कंपोज कहा जाता है, लानोज नहीं कहा जाता। लानोज वेनेजुला और कोलंबिया में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें कहा जाता है, और दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्ड कहते हैं। तो आपका सुमेलित नहीं है कौन सा, ब्राज़ील लानोज। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल जो है ये आपके कहाँ पर है? बोत्सवाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतर होते हैं आपके 360। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल नीनो जलधारा कहाँ पर प्रकट होती है? अल नीनो जो जलधारा है यह आपके पेरू के तट पर प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ज्वालामुखी के उद्गमन के समय नहीं निकलती है? तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये ग्रह है आपका शुक्र, जो कि पृथ्वी जितना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान को मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर को मापने के लिए एक उपकरण प्रयुक्त होता है और ये है पायरोमीटर। लाइसीमीटर की बात करती हूँ तो मिट्टी में होने वाले वाष्पोत्सर्जन को ये मापता है। और आपका देखिए एक्टिनोमीटर सौर विकिरण यानी कि सोलर जो रेडिएशन होती है इनको मापता है। और आपका साइनोमीटर जो होता है आकाश के नीलेपन को इसके द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में अंतर कितना होगा? देशांतर में हो जाएगा कितना, बताइए जिन लोगों को आंसर आ रहा है, 35 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपका, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो ये कृषि में आत्मनिर्भरता करेक्ट होगा। कल भी मैंने तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में काफ़ी डीप से आपको बताया है। अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है ना तो वो भी आप ज़रूर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि आयोग किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो डेली आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं स्टडी विद एम के द्वारा, डेली इन्हें फॉलो कीजिएगा आप लोग, आपको आगामी एग्जाम में काफ़ी मदद मिल जाएगी। अगला है, भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो देखिए यहाँ पे शिक्षक दिवस नहीं बोला है, शिक्षा दिवस। तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और ये दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इनके जन्म दिवस को ही शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है, भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? तो ये है आपका INS विक्रांत। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। INS विक्रांत भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विमान वाहक पोत है और ये भारतीय नौसेना की ताकत का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 1961 में ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था INS विक्रांत। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।